नमस्कार दोस्तों, आज अगेन फिर स्वागत है आप सभी का हमारी आरएस नर्सिंग करियर पॉइंट गोरखपुर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, जो दोस्त मेरे कल जुड़ चुके थे उनका अगेन वार्म वेलकम, और जो मेरे नए दोस्त वापस जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, जो नए दोस्त जुड़े हैं उनके लिए मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए कहाँ पर जाना होगा, प्ले स्टोर पर जाना होगा दोस्तों। और प्ले स्टोर पर जाकर हमारा ये एप्लीकेशन है आरएस नर्सिंग कोचिंग। क्या नाम है हमारे एप्लीकेशन का? आरएस नर्सिंग कोचिंग। वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ जाना है और हमारे कंटिन्यू क्लास का लेक्चर का आपको एंजॉय लेना है। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास के लिए। आज की क्लास के लिए हम चलते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट लेके आया हूं जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करता है और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, उस मोटिवेशनल थॉट की हम बात कर लेते हैं। क्या मोटिवेशनल थॉट है और उसका निष्कर्ष क्या है, उसका निर्णय क्या है, और मोटिवेशनल थॉट हमें क्या बताना चाह रहा है। दोस्तों देखते हैं। कोशिश ऐसी करो और इतनी ज्यादा करो, कोशिश ऐसी करो और इतनी ज्यादा करो कि हार आपसे कहे, कि हार आपसे कहे मैं चलती हूं यहां से, मैं यहां से चलती हूं। सिर्फ जीत ही जगह है, सिर्फ जीत की ही जगह है। इसी का नाम है हौसला। क्या नाम है दोस्तों? हौसला। यदि आपने हौसला बना के रखा और हार्डवर्क किया तो आपके रास्ते के बीच में जो एक हार अड़ी हुई थी वह वहां से चली जाएगी और आपको बोलेगी कि सिर्फ यहां पर जगह है तो सिर्फ जीत की है। तो दोस्तों, हौसला बना के रखना है और कंटिन्यू हार्डवर्क करते रहना है। चलिए चलते हैं, आज की क्लास के लिए चलते हैं, क्लास कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हम हार्ट के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में पढ़ चुके थे। हार्ट के डायमीटर क्या होते हैं, हार्ट का वेट क्या होता है, हार्ट का मीनिंग क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम किन किन चीजों से मिलकर बना है, ये सारे पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं कल। आज हम बात करेंगे कुछ इंटरनल फीचर्स के बारे में। हार्ट के कुछ इंटरनल फीचर्स, इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक फीचर्स। जो आंतरिक फीचर्स हैं उनके बारे में आज हम अच्छे से क्या करेंगे दोस्तों, क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों वो इंटरनल फीचर्स कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, चेंबर ऑफ हार्ट। हार्ट के चेंबर के बारे में बोला गया है। हार्ट के चेंबर के बारे में बोला गया है दोस्तों कि हार्ट के कितने चेंबर होते हैं, कितने चेंबर होते हैं दोस्तों। हार्ट के चेंबर के बारे में जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर में हमेशा क्या हो जाएगा, आंसर में हमेशा 4। क्या हो जाएगा दोस्तों? 4। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए चेंबर ऑफ हार्ट तो मेन चेंबर हार्ट के जो होते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपको ऑप्शन में हमेशा आंसर में 4 ही लिख के आना है। आपको बिल्कुल भी डाउट में नहीं जाना है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कौन कौन से चेंबर होते हैं दोस्तों, कौन कौन से चेंबर होते हैं, किस साइड में पाए जाते हैं, किस चेंबर का क्या काम होता है, ये सारी चीजें हम आप कंटिन्यू क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, राइट एट्रियम। क्या हो गया दोस्तों? राइट एट्रियम। सेकंड पॉइंट, इस एट्रियम का दूसरा नाम क्या होता है? ऑरिकल्स। या तीसरा नाम क्या होता है? अपेंडेजेस। क्या होता है दोस्तों? अपेंडेजेस। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आपको ऑप्शन के अंदर एट्रियम ना देके ऑरिकल्स दिया जा सकता है। क्या दिया जा सकता है? ऑरिकल्स दिया जा सकता है, या आपको क्या दिया जा सकता है? अपेंडेज दिया जा सकता है। ये तीनों ही नाम जो हैं, ये तीनों ही नाम ऑरिकल्स, अपेंडेजेस और एट्रियम, तीनों ही नाम सेम है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस राइट एट्रियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट एट्रियम से जो बनने वाले क्वेश्चन है वो सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, लोकेटेड इन राइट साइड। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है जो राइट एट्रियम है वो किस साइड में लोकेटेड होता है। जब भी लोकेशन के बारे में पूछा जाए, लोकेटेड के बारे में पूछा जाए तो हमेशा आंसर में क्या हो जाएगा? राइट साइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट साइड, क्योंकि राइट एट्रियम उसके नाम के साथ राइट जुड़ा हुआ है। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो कौन सी साइड में लोकेटेड होता है? राइट साइड में लोकेटेड होता है। सेकंड पॉइंट दोस्तों, बात करूं मैं चारों चेंबर की, तो चारों चेंबर का प्रेशर अलग अलग होता है और चारों ही चेंबर में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर अलग अलग होता है। क्वेश्चन बना हुआ है चारों चेंबर के प्रेशर से बना हुआ है। प्रेशर में भी कभी कभी सिस्टोलिक पूछ लिया जाता है, कभी कभी डायस्टोलिक पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन बना हुआ है मैक्सिमम प्रेशर चेंबर, एक क्वेश्चन बना हुआ है मिनिमम प्रेशर चेंबर। तो ये सारे पॉइंट, सारे एमसीक्यू आज क्लियर करेंगे। यहां पर देख लेते हैं सिस्टोलिक बीपी, देख लेते हैं दोस्तों सिस्टोलिक बीपी। देखिए सिस्टोलिक बीपी जो होता है किसका? राइट एट्रियम का। कितना होता है दोस्तों?
15 to 30 mm ऑफ Hg। कितना होता है दोस्तों? 15 से 30 mm ऑफ Hg। यही बात करेंगे डायस्टोलिक की, यही हम बात करेंगे डायस्टोलिक की। तो कितना हो गया दोस्तों? 3 to 8 mm ऑफ Hg। बिल्कुल भी कंफ्यूज में नहीं होना है। जब भी सिस्टोलिक पूछा जाए 15 से 30 mm ऑफ Hg, और जब भी डायस्टोलिक पूछा जाए तो 3 to 8 mm ऑफ Hg। दोनों ही प्रेशर से क्वेश्चन पूछा गया है। कभी सिस्टोलिक पूछ लिया जाता है, कभी डायस्टोलिक पूछ लिया जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। राइट एट्रियम से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन आज क्लियर करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू कौन सा बनता है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा जो राइट एट्रियम है वो कैसा ब्लड कैरी करता है? O2 रिच करता है या CO2 रिच करता है? ऑक्सीजनेटेड करता है या डीऑक्सीजनेटेड करता है? ये पॉइंट बने गए। तो राइट एट्रियम की बात करेंगे। राइट एट्रियम कैसा ब्लड कैरी कर रहा है दोस्तों? कैसा ब्लड कैरी कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड। इसको दूसरे नाम में हम बोल सकते हैं CO2 रिच ब्लड। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? CO2 रिच ब्लड। जब भी CO2 रिच ब्लड आपको नाम दिया जाता है उसका मतलब होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध ब्लड। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा जो राइट एट्रियम था वो कैसा ब्लड कैरी कर रहा था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कौन सा बनता है? शेप के बारे में बनता है कि यहाँ पर जो हमारा राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम की शेप कैसी होती है दोस्तों। तो जब भी शेप के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? इर्रेगुलर, या हम क्या बोल सकते हैं? इलिप्सॉइड। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? अच्छे से देख लेते हैं। इर्रेगुलर, जिसकी कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं हो उसको बोला जाए इर्रेगुलर। और इलिप्सॉइड दोस्तों दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। दोनों ही पॉइंट से क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए डायग्राम में देखता हूं, डायग्राम में देख लेता हूं आपके लिए हार्ट का। डायग्राम की बात करते हैं। डायग्राम कैसा होता है? देखिए दोस्तों ये हार्ट का ऐसा डायग्राम होता है, ऐसा हार्ट का डायग्राम होता है। क्या होता है दोस्तों? हार्ट का डायग्राम होता है। यहां पर पूछा जा रहा है इस राइट एट्रियम के बारे में, और इस राइट एट्रियम की शेप की हम बात करें तो कैसी हो गई? इर्रेगुलर हो गई। और कैसी हो गई दोस्तों? इलिप्सॉइड हो गई। शेप से बना हुआ क्वेश्चन है। चारों चैम्बर की मैं आपको अलग अलग शेप बताऊंगा, चारों चैम्बर का अलग अलग प्रेशर बताऊंगा, चारों चैम्बर के फंक्शन और काम बताऊंगा। कौन सा चैम्बर ऑक्सीजनेटेड करता है, कौन सा चैम्बर डीऑक्सीजनेटेड करता है। राइट दोस्तों, राइट एट्रियम आपका क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन बनने वाला था लोकेटेड इन राइट साइड। सेकंड क्वेश्चन बनने वाला था सिस्टोलिक बीपी, जो कितना हो गया? 15 से 30, 15 to 30 mm ऑफ Hg। डायस्टोलिक प्रेशर कितना हो गया? 3 to 8 mm ऑफ Hg, 3 to 8 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी CO2 रिच ब्लड, कैरी अशुद्ध ब्लड, कैरी इम्प्योर ब्लड। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और लास्ट क्वेश्चन कौन सा हो गया? इर्रेगुलर या इलिप्सॉइड। इसकी क्या होती है? शेप होती है। क्या होती है दोस्तों? शेप होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगली स्लाइड में देखते हैं लेफ्ट एट्रियम के बारे में। दोस्तों किसके बारे में देखते हैं? लेफ्ट एट्रियम के बारे में। और लेफ्ट एट्रियम से जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। देखिए यहां पर भी वही सेम, एट्रियम, ऑरिकल्स या अपेंडेजेस, ये तीनों ही नाम जो हैं वो किसके हैं? एट्रियम के हैं। किसके हैं? एट्रियम के हैं। दो एट्रियम पाए जाते हैं, एक राइट साइड में पाया जाता है, एक दोस्तों लेफ्ट साइड में पाया जाता है। राइट साइड के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे, राइट एट्रियम के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे सारे क्वेश्चन हम क्लियर कर चुके हैं। अभी देख लेते हैं लेफ्ट के बारे में। किसके बारे में देख लेते हैं? लेफ्ट के बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन कि लोकेटेड किधर होता है? दोस्तों लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है, क्योंकि उसके नाम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? लेफ्ट जुड़ा हुआ है। तो लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया था बीपी के बारे में कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी ये हर चेंबर का अलग अलग होता है। दोस्तों देखते हैं राइट एट्रियम का कितना था? 15 से 30 mm ऑफ Hg। कौन सा प्रेशर है? सिस्टोलिक प्रेशर है। और लेफ्ट का भी कितना है? 15 से 30 है। कितना है दोस्तों? 15 से 30 है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे डायस्टोलिक की। डायस्टोलिक की बात करेंगे तो डायस्टोलिक कितना है? 3 to 8 mm ऑफ Hg। ये भी कितना है? 3 to 8 mm ऑफ Hg, 3 to 8 mm ऑफ Hg। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, ये प्रेशर जो है वो 2 to 3 mm ऑफ Hg कम होता है कभी कभी। किससे? राइट एट्रियम से। किससे कम होता है दोस्तों? राइट एट्रियम से। नेक्स्ट एमसीक्यू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए दोस्तों ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रख लेना है, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज, जो राइट एट्रियम था, जो राइट साइड का हमारा एट्रियम था, वो कैसा ब्लड कैरी कर रहा था? कैसा ब्लड कैरी कर रहा था दोस्तों?
ये वाला जो कर रहा था ये कर रहा था CO2 रिच यानी कि अशुद्ध ब्लड, और ये जो लेफ्ट साइड का है ये कैसा कर रहा है O2 रिच, कैसा कर रहा है O2 रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है लेफ्ट एट्रियम कैसा ब्लड कैरी करता है, तो आंसर में क्या हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड, O2 रिच ब्लड। ठीक है दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन, इसकी शेप कैसी होती है दोस्तों, इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप कैसी होती है, ओवल शेप होती है, अंडाकार होती है, गोल शेप होती है। राइट साइड की कैसी शेप थी, इरेगुलर शेप थी, इलिप्सॉइड शेप थी, और लेफ्ट साइड के एट्रियम की शेप कैसी है, ओवल शेप है। शेप से भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड इंटरनल फीचर्स की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया हुआ है आगे, एक क्वेश्चन और दिया हुआ है दोस्तों आगे, उस क्वेश्चन को भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बेस, हार्ट का जो बेस होता है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, हार्ट का बेस कंसिस्ट मेड बाय लेफ्ट एट्रियम। मैंने आपको कल बताया था कि हमारा जो बेस होता है, हार्ट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है बेस और एक होता है अपेक्स। क्या होता है दोस्तों, अपेक्स और बेस। दोनों के बारे में मैं कल आपको अच्छे से बता चुका था, एक बार और क्लियर कर लेते हैं आज। मैंने आपको बताया था जो बेस होता है उसमें 2/3 पार्ट और 1/3 पार्ट, उसके दो हिस्से किए गए थे, और अपेक्स था उसका बना हुआ था लेफ्ट एट्रियम का, उसका कोई भी हिस्सा नहीं था। वो किसका बना हुआ था, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल्स का बना हुआ था। किसका बना हुआ था, लेफ्ट वेंट्रिकल्स का। और ये जो हमारा बेस है इसके दो हिस्से किए गए थे। जो हमारा 2/3 पार्ट था वो किसका था, वो लेफ्ट एट्रियम का था, और जो 1/3 पार्ट था दोस्तों, ये 1/3 पार्ट जो था ये किसका था, राइट एट्रियम का था। किसका था दोस्तों, राइट एट्रियम का। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन दिया गया है, जो बेस है हमारा वो बना हुआ है, किससे बना हुआ है, लेफ्ट एट्रियम से। और देखिए कितना हिस्सा बना हुआ है उसका, 2/3 पार्ट बना हुआ है। कितना बना हुआ है, 2/3 पार्ट। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो बना है वो बना है मिनिमम प्रेशर चेंबर। सबसे कम प्रेशर हार्ट के चारों चेंबर में कौन से चेंबर में सबसे कम प्रेशर पाया जाता है। तो दोस्तों जब भी मिनिमम प्रेशर चेंबर पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट एट्रियम। क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है, क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं करना है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा मैक्सिमम प्रेशर चेंबर, नेक्स्ट आपको बताऊंगा मैक्सिमम प्रेशर चेंबर। ये हो गया हमारा मिनिमम प्रेशर चेंबर। दैट इज क्लियर, ऑल क्वेश्चन इज क्लियर। सभी स्टूडेंट को कंटिन्यू क्लास में बिल कंसंट्रेशन के साथ बैठना है। यदि आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहे, मैं गारंटी देता हूं आप कार्डियोवैस्कुलर का कोई भी सिस्टम कभी गलत नहीं कर पाओगे, कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं कर पाओगे। देखते हैं नेक्स्ट, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। 2 पार्ट हो चुके हैं, थर्ड पार्ट देख लेते हैं दोस्तों। थर्ड पार्ट के ऊपर जितने भी बनने वाले क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे, सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे दोस्तों, सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। देखते हैं थर्ड नंबर देख लेते हैं, राइट वेंट्रिकल। दोस्तों पहले हमने पढ़ा राइट एट्रियम, देन हमने पढ़ा लेफ्ट एट्रियम। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, राइट वेंट्रिकल्स की। और राइट वेंट्रिकल्स के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन, पहला पॉइंट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी CO2 रिच ब्लड, कैरी इम्प्योर ब्लड, कैरी अशुद्ध ब्लड। दोस्तों जब भी अशुद्ध के बारे में पूछा जाए तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। जो हमारे हार्ट की ये साइड होती है, ये हमारा हार्ट का मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूं, एक बार डायग्राम बना के बता देता हूं, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा, आप जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे। देखिए इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है। मैंने हार्ट के ये 4 हिस्से कर दिए दोस्तों, ये हार्ट के मैंने 4 हिस्से कर दिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हो गई हमारी राइट साइड, ये हो गई हमारी राइट साइड, और ये हो गई दोस्तों हमारी लेफ्ट साइड। यहाँ पर 2, 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं मैं सारे क्वेश्चन बता देता हूं। जब भी आपसे पूछा जाए CO2 रिच ब्लड, जब भी आपसे पूछा जाए अशुद्ध ब्लड, तो अशुद्ध ब्लड के लिए आपको हमेशा कौन सी साइड याद रखनी है, राइट साइड याद रखनी है। पहला क्वेश्चन कि अशुद्ध ब्लड हार्ट के किस हिस्से में पाया जाता है, तो दोस्तों आपको राइट साइड याद रखनी है। आपको ऑप्शन के अंदर ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो जैसे ही आपको लेफ्ट दिखे तो आपको तुरंत क्रॉस कर देना है, क्योंकि लेफ्ट वाला कभी भी अशुद्ध ब्लड नहीं रखता है।
आपके 2 ऑप्शन करेक्ट होने से बच जाएंगे, क्योंकि आपके जो रॉन्ग क्वेश्चन थे, रॉन्ग ऑप्शन थे, वो दोनों कट गए। अब आ जाते हैं राइट साइड में। अब राइट साइड में जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये किधर हो गया? राइट साइड में हो गया। और इससे पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था राइट एट्रियम। तो राइट एट्रियम में भी ब्लड कैसा था दोस्तों? डीऑक्सीजनेटेड था, CO2 रिच था, अशुद्ध था, इम्प्योर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर इसकी शेप दोस्तों, शेप के बारे में दिया हुआ है। कैसी शेप है इसकी? क्रिसेंट शेप। कैसी शेप है दोस्तों? क्रिसेंट शेप। राइट जो हमारा एट्रियम था, राइट एट्रियम जो था वो कैसी शेप का था? इलिप्सॉइड था, इर्रेगुलर था। देन हमने बात करी थी लेफ्ट साइड की। लेफ्ट एट्रियम कैसा था? ओवल शेप का था। अभी हम बात कर रहे हैं राइट वेंट्रिकल की। तो राइट वेंट्रिकल की शेप कैसी है दोस्तों? क्रिसेंट शेप है। कैसी है दोस्तों? क्रिसेंट शेप है। ये चारों ही चेंबर की शेप से बना हुआ क्वेश्चन है। चारों ही चेंबर की शेप से बना हुआ क्वेश्चन है। क्रिसेंट शेप का होता है हमारा क्या? राइट वेंट्रिकल। क्या होता है दोस्तों? राइट वेंट्रिकल। अब आ जाते हैं प्रेशर के ऊपर। दोस्तों बात करें सिस्टोलिक बीपी की, तो कितना हो जाएगा? 15 to 30 mm ऑफ Hg। कितना हो जाएगा दोस्तों? 15 से 30 mm ऑफ Hg। कितना हो गया? 15 से 30 mm ऑफ Hg। और यही हम बात करेंगे डायस्टोलिक बीपी की, तो कितना हो जाएगा? 4 to 12 mm ऑफ Hg। कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 to 12 mm ऑफ Hg। अच्छे से ध्यान रखना है, प्रेशर के ऊपर भी क्वेश्चन जो है हमारा बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट हमारे 3 हिस्से हो चुके हैं। बात कर लेते हैं फोर्थ की। फोर्थ हमारा बचा है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बचा है दोस्तों? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बचा है दोस्तों? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर कर लेते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल को क्लियर कर लेते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको मैंने अभी बताया था, लेफ्ट साइड में कैसा ब्लड पाया जाता है? शुद्ध ब्लड पाया जाता है, O2 रिच पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। तो पहला पॉइंट आपका यही क्लियर हो गया, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहला पॉइंट क्लियर, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सेकंड शेप। देखिए दोस्तों, शेप से पूछा जाता है कौन शेप। कैसा होता है दोस्तों? कौन शेप। मैंने आपको एक और क्वेश्चन क्लियर कराया था, वापस से बता देता हूं। कल की क्लास में हमने क्वेश्चन पढ़ा था, वापस बता देता हूं दोस्तों। मैं आपको वापस से बता देता हूं, आपको कभी भी भूलना नहीं है। कल हमने बात करी थी बेस और अपेक्स की। बेस एंड अपेक्स की। बेस और अपेक्स दोनों की हमने कल बात करी थी। और बेस और अपेक्स में मैंने आपको बताया था, ये जो हमारा अपेक्स है वो किस शेप का बना हुआ है दोस्तों? कौन शेप का? किस शेप का बना हुआ है दोस्तों? कौन शेप का। और अपेक्स जो है वो किससे बना हुआ था? लेफ्ट वेंट्रिकल से। किससे बना था दोस्तों? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की शेप भी कैसी हो जाएगी दोस्तों? कौन शेप हो जाएगी। कैसी हो जाएगी दोस्तों? कौन शेप हो जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ क्वेश्चन यहाँ पर कंबाइंड है। आपको एक पॉइंट को याद रखने के साथ साथ जितने भी पॉइंट बनेंगे सारे पॉइंट में क्लियर कराऊंगा। देख लेते हैं, अपेक्स की शेप पूछी जाए, कौन शेप। अपेक्स किससे बना होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। सेम यही पॉइंट लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ फॉलो हो जाएगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल की शेप कैसी होती है, तो कौन शेप होती है। कैसी होती है दोस्तों? कौन शेप होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं प्रेशर की। देखिए सिस्टोलिक बीपी जो है वो कितना होता है? 100 से 140 mm ऑफ Hg। दोस्तों 100 से 140 mm ऑफ Hg। देखिए उधर हमने तीनों में कितना पढ़ा? 15 से 30 mm ऑफ Hg। क्या पढ़ा हमने? सिस्टोलिक बीपी। और जो डायस्टोलिक था वो तीनों में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन था। यहां पर हम बात कर रहे हैं किसकी? लेफ्ट वेंट्रिकल की। और लेफ्ट वेंट्रिकल में जो सिस्टोलिक प्रेशर है हमारा वो कितना है दोस्तों? 100 से लेके 140, जो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? मैक्सिमम प्रेशर चेंबर। क्या बोला जाता है दोस्तों? मैक्सिमम प्रेशर चेंबर। क्या हो जाएगा हमारा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और मिनिमम प्रेशर चेंबर क्या हो जाएगा? लेफ्ट एट्रियम। दोनों ही लेफ्ट साइड में, लेफ्ट एट्रियम मिनिमम प्रेशर चेंबर, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो जाएगा हमारा? मैक्सिमम प्रेशर चेंबर। क्लियर दोस्तों, यहां पर ये बीपी से इससे बना हुआ क्वेश्चन है कि सिस्टोलिक बीपी कितना होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का। शेप से बना हुआ क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं आपको एक डाउट डाल देता हूं आपके दिमाग में। आपको सबको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसी का प्रेशर मैक्सिमम क्यों होता है।
जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका प्रेशर मैक्सिमम क्यों होता है, वाई। आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों, तो मैं आपको रीजन क्लियर करा देता हूं। आपको मैं रीजन क्लियर करा देता हूं दोस्तों, रीजन आपका क्लियर करा देता हूं। आपको हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए, आपको हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए। देखिए इधर से देख लेते हैं हम, ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, और ये हो गया दोस्तों हमारा राइट वेंट्रिकल्स, और ये हो गया दोस्तों हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अब अभी मैंने आपको चारों स्ट्रक्चर में जितने भी एमसीक्यू बताए थे सारे एमसीक्यू आपको मैं क्लियर करा देता हूं, कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। देखिए दोस्तों यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, आयोटा निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों, यहां से देखिए आयोटा निकलता है, यहां से आयोटा निकलता है, और आयोटा निकल के आगे अपनी ब्रांचेज में डिवाइड होके कहां चला जाता है, कहां चला जाता है दोस्तों, यहाँ आपका ये जो आयोटा है ये आगे जाके ब्रांच में डिवाइड होगा और कहाँ चला जाएगा दोस्तों, ह्यूमन बॉडी के भिन्न भिन्न ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई करेगा। जैसे ही ऑर्गन को ब्लड सप्लाई हो जाएगी उसके बाद में दोस्तों ये जो ब्लड है ये यहाँ से वापस आएगा, ये यहाँ से वापस आएगा, और इसको वापस लाने का काम कौन करता है, वेन। कौन करता है दोस्तों, वेन करती है। और वेन में भी ये कौन सी वेन करती है दोस्तों, वेन में कौन सी वेन करती है, तो आंसर हो गया हमारा इन्फीरियर वेना कावा। क्या हो गया दोस्तों, इन्फीरियर वेना कावा। अब देखिए ये ह्यूमन बॉडी थी, ये कोई पर्सन था, और इस पर्सन की बॉडी के अंदर क्या हुआ, ब्लड की सप्लाई हुई। इधर से देखिए शुद्ध ब्लड गया, कैसा ब्लड गया, O2 रिच ब्लड गया, हमारे बॉडी के ऑर्गन के अंदर सप्लाई किया। ऑर्गन से जो भी CO2 रिच ब्लड था, जो CO2 रिच ब्लड था उसको वापस कहाँ लाया गया, हमारे हार्ट में लाया गया। तो दोस्तों राइट एट्रियम के अंदर कैसा ब्लड आया, कैसा ब्लड आया दोस्तों, CO2 रिच। और लेफ्ट साइड में जितना भी ब्लड था वो कितना था, O2 रिच था। अब बात बनती है कि यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम के अंदर ये जो O2 रिच ब्लड है ये कहाँ से आया, तो दोस्तों देखिए ये हमारा हो गया राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के बाद में क्या होता है, यहाँ पर एक वाल्व पाया जाता है जिसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व, जो हम कल के क्लास में पढ़ चुके थे, कल की क्लास में हम पढ़ चुके थे। यह हम नेक्स्ट जो भी क्लास आएगी उसमें एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कल आपको लिटिल बिट थोड़ा सा कल बता दिया था, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये एक वाल्व पाया जाता है, इस वाल्व के थ्रू कहाँ आता है ब्लड, ये राइट वेंट्रिकल के अंदर आ जाता है। और राइट वेंट्रिकल के बाद में क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से यहाँ से निकलता है हमारा पल्मोनरी आयोटा, क्या निकलेगा, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी, क्योंकि आर्टरी भी क्या है, आयोटा, आयोटा के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्या निकली, पल्मोनरी आर्टरी निकली। और ये पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके कहाँ जाती है दोस्तों, ये पल्मोनरी आर्टरी इस ब्लड को लेके कहाँ जाती है, इस ब्लड को लेके कहाँ जाएगी, देख लेते हैं। इस ब्लड को लेके कहाँ जाएगी, इस ब्लड को लेके चली गई हमारी लंग्स के अंदर। कहाँ चली गई दोस्तों, लंग्स के अंदर। और लंग्स के जाने के बाद में ये ब्लड कैसा हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। और प्योर होने के बाद दोस्तों ये ब्लड कहाँ जाएगा, प्योर होने के बाद ये ब्लड कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, किधर आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम में बाद में क्या हो जाएगा, ये O2 रिच ब्लड हो जाएगा। इस तरीके से ब्लड का क्या होता है दोस्तों, सर्कुलेशन होता है। जो यहाँ पे अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसको मैक्सिमम प्रेशर चैम्बर क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है इसको मैक्सिमम प्रेशर चैम्बर क्यों कहा जाता है। देखिए दोस्तों ये हार्ट के हमारे 4 हिस्से थे, इन 4 हिस्सों की हम बात करें, इन 4 हिस्सों की हम बात करें दोस्तों, वापस से देख लेते हैं। ये हमारे हार्ट के 4 हिस्से थे, चारों हिस्सों की बात करें तो ये था हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा था, हमारी पूरी बॉडी के लिए ब्लड सप्लाई कर रहा था, पूरी बॉडी के लिए ब्लड सप्लाई कर रहा था। जब भी हम किसी लंबे रास्ते के लिए किसी भी चीज को पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है। एक एग्जांपल देता हूं, आपके खेत में एक पानी की मोटर लगी है, जिस जगह पर आपकी मोटर लगी हुई है अगर वहां से 50 मीटर दूर आप पानी पहुंचाओगे तो आसानी से पानी पहुंच जाएगा, प्रेशर कम होगा। यदि आप 1 किलोमीटर दूर किसी पाइप के थ्रू पानी पहुंचाओगे तो मोटर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये हमारी पूरी बॉडी के लिए ब्लड सप्लाई करता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। और दोस्तों ये जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है इसमें कहां से ब्लड आता है, लंग से ब्लड आता है, तो काफी इजीली तरीके से आ जाता है, कोई प्रेशर लगाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली वहां पर ब्लड आ जाता है। तो मिनिमम प्रेशर किसका हो गया, लेफ्ट एट्रियम का, और मैक्सिमम प्रेशर किसका हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल का। किसका हो गया दोस्तों, लेफ्ट वेंट्रिकल का। तो यहाँ पर ये चारों चैम्बर के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन थे वो क्लियर कर लिए। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड की बात करें, देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों। हार्ट के बाल्व, देखिए हार्ट के बाल्व क्वेश्चन बना है कि हार्ट के अंदर चैम्बर कितने होते हैं, तो चैम्बर पढ़ लिए 4, और चारों चैम्बर के बारे में हमने अच्छे से क्लियर कर लिया है, चारों चैम्बर के बारे में अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब बात आ गई हार्ट के बाल्व की कि हार्ट के अंदर कितने वाल्व पाए जाते हैं। तो दोस्तों जब भी वाल्व का क्वेश्चन पूछा जाए तो भी आंसर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि मेन वाल्व जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। मुख्य वाल्व हार्ट के अंदर कितने पाए जाते हैं, 4 पाए जाते हैं। अब चारों की बात कर लेते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, क्या हो गया दोस्तों, ट्राइकस्पिड वाल्व फर्स्ट। इसका दूसरा नाम राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व। अब सभी के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि इसको राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्यों कहा जाता है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, देख लेते हैं। ये हो गया हमारा एट्रियम और ये हो गया हमारा वेंट्रिकल्स। कौन सी साइड में है, राइट साइड में है, कौन सी साइड में है, राइट साइड में है, और इन दोनों के बीच में ये बाल पाया जाता है, इन दोनों के बीच में ये बाल पाया जाता है। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, देखिए राइट साइड में है तो राइट आ गया, एट्रियो और वेंट्रिकुलर, एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। क्लियर, ये इसका नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से बनने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट साइज ऑफ वाल्व। दोस्तों जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है, इसको बोला जाता है लार्जेस्ट वाल्व। ये सबसे बड़ा वाल्व होता है। ये कैसा होता है दोस्तों, सबसे बड़ा वाल्व होता है। अब बात करते हैं इसके डायमीटर की। आपने बोल दिया सबसे बड़ा वाल्व होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया कि सबसे बड़ा तो होता है हमें पता है, लेकिन इसका डायमीटर कितना होता है। तो जब भी डायमीटर के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों डायमीटर की बात कर लेते हैं। 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना होता है, 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों ट्राइकस्पिड वाल्व का डायमीटर कितना होता है, 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सबसे बड़ा वाल्व, सबसे लार्जेस्ट वाल्व। अब बात आ जाती है इसकी लोकेशन की, बात आ जाती है दोस्तों इसकी लोकेशन की। तो लोकेटेड बिटवीन राइट, देखियो राइट साइड अभी मैंने आपको बताया था किस किस के बीच में होता है, एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था दोस्तों, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि ये राइट साइड में लोकेटेड होता है। और किस किस के बीच में लोकेटेड होता है, एट्रियम के बीच में और वेंट्रिकल्स के बीच में। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ऊपर बनता है कस्पस। क्वेश्चन बनता है कस्पस, इसके अंदर कितनी कस्पस पाई जाती हैं, कितनी लीफ पाई जाती हैं, तो उसका आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। इसके अंदर कितनी कस्पस पाई जाती हैं, इसके अंदर कितनी कस्पस पाई जाती हैं, तो आंसर हो गया हमारा 3। तीनों का नाम देख लेते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और सेप्टल। दोस्तों एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेप्टल। देखिए दोस्तों आगे की तरफ और ये सेप्टल बीच में। ठीक है दोस्तों, एंटीरियर आगे की तरफ, पोस्टीरियर पीछे की तरफ और सेप्टल यानी कि बीच में, दोनों का सेप्टम, सेप्टम दोनों का। तो ये तीनों लीफ जो हैं ये पाई जाती हैं ट्राइकस्पिड वाल्व में। ट्राइकस्पिड वाल्व के सारे एमसीक्यू क्लियर। पहला एमसीक्यू, ट्राइकस्पिड वाल्व का दूसरा नाम क्या होता है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, क्योंकि ये राइट साइड में पाया जाता है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। सेकंड एमसीक्यू, सेकंड एमसीक्यू, इसको लार्जेस्ट वाल्व कहा जाता है, सबसे बड़ा वाल्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है वो 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट थर्ड, किस किस के बीच में लोकेटेड होता है, मैंने आपको बता दिया इसके नाम के अनुसार किस किस के बीच में लोकेटेड होता है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में क्या होता है, लोकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कस्पस, इसके अंदर कितनी कस्पस पाई जाती हैं, तो अगर कस्पस के बारे में पूछा जाए तो ट्राइकस्पिड वाल्व में कितनी कस्पस होती हैं दोस्तों, 3 कस्पस होती हैं। तीनों का नाम हमने क्लियर कर लिया है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और सेप्टल। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड की दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, मिट्रल वॉल्व। अब बात करेंगे मिट्रल वॉल्व की। ट्राइकस्पिड वाल्व पढ़ चुके हैं दोस्तों हम, अब बात कर लेते हैं किसकी, मिट्रल वॉल्व की। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, मिट्रल वॉल्व की। देखिए मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व इसका दूसरा नाम हो गया बाइकस्पिड। बाइकस्पिड क्यों हुआ,
क्योंकि इसके अंदर 2 कस्पस पाई जाती हैं। उसका नाम ट्राइकस्पिड क्यों हुआ? क्योंकि उसके अंदर 3 कस्पस पाई जाती हैं दोस्तों। और इसका नाम हो गया लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर। क्या हो गया दोस्तों? लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर, क्योंकि ये भी एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में पाया जाता है, बट ये किधर की साइड होता है? लेफ्ट साइड की साइड होता है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर बाल। और जो ट्राइकस्पिड बाल्व था वो राइट साइड में था, इसलिए हमने उसको क्या बोला? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर बाल। उसको ट्राइकस्पिड बोला क्योंकि 3 लीफ होती हैं, 3 कस्पस होती हैं। इसको बाइकस्पिड बोला क्योंकि इसके अंदर 2 कस्पस होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एक नाम हो गया मिट्रल बॉल। अब यहां पर बना हुआ क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में कई बार रिपीटेड मैनर में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट फॉल्टी बाल या मोस्ट फेलियर और फॉल्टी। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि हार्ट का वह कौन सा बाल्व है वो सबसे ज्यादा फेल होता है, सबसे ज्यादा फॉल्टी है, सबसे ज्यादा हमें फेलियर देखने को मिलता है उस बाल्व का। तो जब भी पूछा जाए मोस्ट फॉल्टी वाल्व, मोस्ट फेलियर वाल्व, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बाइकस्पिड वाल्व, या क्या हो जाएगा? मिट्रल वाल्व। क्या हो जाएगा? मिट्रल वाल्व। हमेशा ध्यान रखना है मोस्ट फॉल्टी वाल्व, मोस्ट फेलियर वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, सारे नाम एक ही हैं। जब भी मोस्ट फॉल्टी के बारे में, मोस्ट फेलियर के बारे में पूछा जाए तो आंसर हमेशा क्या हो जाएगा? मिट्रल वाल्व। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डायमीटर की। इसका डायमीटर देखिए कितना होता है? 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है? 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ट्राइकस्पिड बाल्व का डायमीटर कितना था? 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना था? 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मिट्रल वाल्व का डायमीटर कितना है? 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है दोस्तों? 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। लोकेशन देख लेते हैं इसकी। लोकेटेड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। किस के बीच में लोकेटेड है दोस्तों? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा? लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर बाल्व। ट्राइकस्पिड बाल्व किधर की साइड में था? राइट साइड में, इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर बाल्व। तो लोकेशन क्लियर हो गई। पहली बात लेफ्ट में होता है, दूसरी बात एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। दोनों ही बातों को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब बात आ जाती है कस्पस की। इसके अंदर कितनी कस्पस पाई जाती हैं? दोस्तों आंसर हो गया 2। कितनी कस्पस होती हैं? 2 होती हैं। पहली कस्पस का नाम क्या है? एंटीरियर। पहली का नाम क्या है दोस्तों? एंटीरियर। और दूसरी का नाम क्या है दोस्तों? पोस्टीरियर। क्या नाम है दोस्तों? पोस्टीरियर। आपको अच्छे से याद रखना है, बाइकस्पिड के अंदर 2 कस्पस होती हैं। पहली कस्पस का नाम एंटीरियर और दूसरी कस्पस का नाम पोस्टीरियर, इसीलिए हमने इसको क्या बोला? बाइकस्पिड बोला। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पल्मोनरी वाल्व की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? पल्मोनरी वाल्व की। पल्मोनरी वाल्व के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं सबको। पल्मोनरी वाल्व क्या बोला दोस्तों? पल्मोनरी वाल्व क्या बोल दिया? पल्मोनरी वाल्व। इसका नाम पल्मोनरी वाल्व क्यों पड़ा दोस्तों? इसका नाम पल्मोनरी वाल्व क्यों पड़ा? क्योंकि ये किस के बीच में होता है? के बीच में होता है दोस्तों? इसकी लोकेशन देख लेते हैं। बिटवीन राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल्स एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में ये क्या होता है? लोकेटेड होता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? पल्मोनरी वाल्व। दूसरा किधर की साइड होता है? राइट साइड, क्योंकि इधर देखो क्या लिखा है? राइट वेंट्रिकल। क्या लिखा है? राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन क्लियर। पल्मोनरी वाल्व का दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, या किस के बीच में लोकेटेड होता है? तो राइट वेंट्रिकल्स और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में लोकेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों डायमीटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डायमीटर। जो दोस्तों डायमीटर होता है पल्मोनरी वाल्व का, वो कितना होता है? 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होता है दोस्तों? 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों का बता देता हूं वापस से, रिपीट अगेन। जो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व था 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो मिट्रल वाल्व था 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हमारा पल्मोनरी वाल्व है इसका कितना है? 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोस्तों इसकी कस्पस की बात कर लेते हैं। कितनी कस्पस होती हैं? तो इसके अंदर राइट, लेफ्ट और एंटीरियर कितनी कस्पस हो गई? 3 कस्पस हो गई। एक और क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट, रिपीटेड मैनर में पूछा गया क्वेश्चन, कई बार पूछा गया दोस्तों। स्मॉलेस्ट वाल्व ऑफ द हार्ट। क्या पूछा गया दोस्तों? स्मॉलेस्ट वाल्व ऑफ द हार्ट।
क्या पूछा गया है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। क्या पूछा गया है दोस्तों? सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट वाल्व जो है हार्ट का वो कौन सा होता है? पल्मोनरी होता है। और सबसे बड़ा जो कौन सा होता है? ट्राइकस्पिड होता है। ट्राइकस्पिड का डायमीटर 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और पल्मोनरी का डायमीटर 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे छोटा वाल्व कौन सा हो गया? पल्मोनरी वाल्व हो गया। कितनी कस्पस होती हैं? 3 कस्पस होती हैं, राइट, लेफ्ट एंड एंटीरियर। एक और क्वेश्चन, ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी लूनार वाल्व। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमी लूनार वाल्व के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सेमी लूनार वाल्व के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? तो वहां पर आपको दोनों मिलेंगे ऑप्शन में, आयोटिक वाल्व भी मिलेगा और पल्मोनरी वाल्व भी मिलेगा। दोनों को क्या बोला जाता है? सेमी लूनार बोला जाता है। अगर दोनों ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं, या तो आपको पल्मोनरी दिया जाएगा या आपको आयोटिक दिया जाएगा, दोनों को क्या बोला जाता है? सेमी लूनार वाल्व बोला जाता है। दैट इज क्लियर, ऑल क्वेश्चन आर क्लियर। पल्मोनरी वाल्व के ऊपर जितने बनने वाले क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, 4th नंबर का हमारा लास्ट वाल्व, 4th नंबर का वाल्व, 4th नंबर का वाल्व देख लेते हैं दोस्तों। ये किस किस के बीच में लोकेटेड? देखो आयोटिक वाल्व, यहाँ आयोटा आ रहा है नाम में, तो लोकेशन देख लेते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल्स और आयोटा किस किस के बीच में दोस्तों? लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड आयोटा लेफ्ट साइड में होता है। पहला क्वेश्चन लेफ्ट साइड में होता है। दूसरा किस किस के बीच में होता है? वेंट्रिकल्स एंड आयोटा के बीच में होता है। इसका नाम क्या बोला हमने? आयोटिक वाल्व। अब देख लेते हैं इसका डायमीटर। क्या देख लेते हैं दोस्तों? डायमीटर होता है इसका 2.6 से 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.6 से लेके 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों सबसे बड़ा ट्राइकस्पिड 7 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में बाइकस्पिड जिसको हमने बोला मिट्रल 4 to 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हमने बोला पल्मोनरी 2.0 सेंटीमीटर स्क्वायर जिसको हमने बोला स्मॉलेस्ट, और उससे थोड़ा सा बड़ा, पल्मोनरी से थोड़ा सा बड़ा होता है आयोटिक वाल्व 2.6 से 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज क्लियर। ऑल जितने भी 4 वाल्व थे, चारों के मैंने बनने वाले क्वेश्चन किस किस जगह पर लोकेटेड होता है, कितना डायमीटर होता है, किस नाम से जाना जाता है, और उसके ऊपर बनने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट मैंने आपको आपके लिए नोट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? एक नोट दिया हुआ है। देख लेते हैं नोट में क्या लिखा है। देख लेते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। दोस्तों एक बीमारी है, एक डिजीज कंडीशन है, और वो डिजीज कंडीशन किसकी है? ये वाल्व की है। ये जितने भी 4 वाल्व पाए गए हैं, इन चारों वाल्व की एक बीमारी है। उस बीमारी के बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर 2 नाम दिए हुए हैं आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला नाम आपके लिए दिया हुआ है स्टीनोसिस और दूसरा नाम दिया हुआ है दोस्तों रिगर्जिटेशन। आपको पता होना चाहिए स्टीनोसिस क्या होता है और रिगर्जिटेशन क्या होता है। फर्स्ट हम बात करेंगे स्टीनोसिस के बारे में। फर्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों स्टीनोसिस के बारे में। देख लेते हैं नैरोइंग। नैरोइंग मतलब छोटा हो जाना, सकरा हो जाना, छोटा हो जाना। ठीक है दोस्तों, किसका? वाल्व ऑफ हार्ट, हमारे हार्ट का जो वाल्व था उसकी नैरोइंग हो जाना, उसका छोटा हो जाना, या हम बोल सकते हैं इम्प्रॉपर ओपनिंग। जो हमारे हार्ट के वाल्व थे उनको खुलना था, वो पूरे तरीके से ओपन नहीं हो पाए क्योंकि उनकी साइज क्या हो गई है? छोटी हो गई है, वो नैरो हो गए हैं। उस बीमारी को हमने क्या बोल दिया? स्टीनोसिस। क्या बोल दिया दोस्तों? स्टीनोसिस। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है रिगर्जिटेशन। बात कर लेते हैं रिगर्जिटेशन क्या होता है। एब्सेंट ऑफ कंप्लीट क्लोजर। दोस्तों नैरो नहीं हुए हैं, एकदम नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं हो पा रहे हैं। क्या नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों? बंद नहीं हो पा रहे हैं, क्लोज नहीं हो पा रहे हैं। क्लोजर ऑफ वाल्व किसका? हार्ट का। हार्ट के जो वाल्व थे उनका प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होना, क्लोज नहीं होना, उसको हमने क्या बोल दिया? रिगर्जिटेशन, या इसको बोल सकते हैं इम्प्रॉपर क्लोजिंग। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है इम्प्रॉपर ओपनिंग, तो आंसर में हो जाएगा क्या? स्टीनोसिस। अगर पूछा जाए इम्प्रॉपर क्लोजिंग, तो क्लोजिंग में क्या हो जाएगा आंसर? रिगर्जिटेशन। यहां पर ओपनिंग का कारण क्या था? कि वाल्व था जो नैरो हो गया, पूरा नहीं खुल पा रहा है, और यहां पर इनकम्प्लीट क्लोजिंग, पूरा बंद नहीं होना, लीफ का थोड़ा सा ओपन रह जाना, क्या कहलाएगा? रिगर्जिटेशन। और रिगर्जिटेशन में क्या होता है दोस्तों? थोड़ा थोड़ा जो ब्लड है वो बैक फ्लो होता है। क्या होता है दोस्तों? बैक फ्लो होता है। और स्टीनोसिस में क्या होता है कि जितना ब्लड पर्याप्त मात्रा में बॉडी ऑर्गन के लिए जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है, क्योंकि पाइप क्या हो गया हमारा? छोटा हो गया। क्या हो गया दोस्तों? छोटा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स।
हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स की लेयर कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों ब्लड वेसल्स की लेयर पढ़ेंगे, देन हार्ट की लेयर भी हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो आपको कंटिन्यू जुड़े रहना है। देख लेते हैं लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। अब देखिए जब मैंने आपको कल बताया था ब्लड वेसल्स, तो मैंने आपको ब्लड वेसल्स के बारे में बोला था, क्या बोला था कि ये जो वेसल्स है ये क्या है, एक नेटवर्क है। क्या है दोस्तों, ये एक नेटवर्क है। ये क्या है, एक नेटवर्क है। और इस नेटवर्क का काम क्या था, फ्लो द ब्लड। क्या काम था, फ्लो द ब्लड, ब्लड का फ्लो करना, फ्लो ब्लड। ये किसका काम था दोस्तों, ये किसका काम था दोस्तों, ये किसका काम था, ये किसका काम था, हमारी ब्लड वेसल्स का। तो ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखते हैं दिस इज द नेटवर्क, ये क्या है, नेटवर्क है। विच फ्लो, जो क्या करता है, फ्लो करता है, किसका, ब्लड का। किसका फ्लो करता है दोस्तों, ब्लड का। नेक्स्ट देख लेते हैं लेयर्स। लेयर कौन कौन सी होती हैं, लेयर कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, पढ़ लेते हैं। एक लेयर के ऊपर जितने बनने वाले क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे, सारे क्वेश्चन क्लियर करेंगे। पहला पॉइंट लेयर देखते हैं। लेयर में सबसे आउटर लेयर जिसका नाम है ट्यूनिका एडवेंसिया। क्या नाम है दोस्तों, ट्यूनिका एडवेंटिया भी बोलते हैं, ट्यूनिका एडवेंसिया भी बोलते हैं, एडवेंटिया। दूसरा नाम हो गया इसका एक्सटर्ना ट्यूनिका। क्या नाम हो गया दोस्तों, एक्सटर्ना ट्यूनिका, क्योंकि ये एक्सटर्नल लेयर है। या इसको बोलते हैं आउटर लेयर। क्या बोलते हैं, आउटर लेयर। और इसको बोला जाता है सुपरफिशियल लेयर। क्या बोला जाता है, सुपरफिशियल लेयर। दोस्तों चारों नाम से 4 MCQ बने हुए हैं। आपको चारों में से कोई भी नाम दिया जा सकता है, या आपको दिया जा सकता है ट्यूनिका एडवेंटिया, या दिया जा सकता है एक्सटर्ना ट्यूनिका, या दिया जा सकता है आउटर लेयर, या पूछा जा सकता है सुपरफिशियल लेयर। इनमें से कुछ भी नाम आपको ऑप्शन के अंदर मिल सकता है। अब देख लेते हैं इस आउटर लेयर के बारे में बनने वाले क्वेश्चन। पहला MCQ, फर्स्ट MCQ, मेड बाई फाइब्रस टिश्यू, किससे बनी होती है, तो आंसर हो जाएगा फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है। दूसरा ऑल्सो नोन एज प्रोटेक्टिव लेयर। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमारी ब्लड वेसल्स की वह कौन सी लेयर है जिसको प्रोटेक्टिव लेयर कहा जाता है, बचाव करने वाली लेयर कहा जाता है। तो आंसर में क्या हो जाएगा, ट्यूनिका एडवेंसिया, या ट्यूनिका एक्सटर्ना, या आउटर लेयर, या क्या हो जाएगा सुपरफिशियल लेयर। क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल लेयर। नेक्स्ट प्रोटेक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, किसका प्रोटेक्शन करती है, ब्लड वेसल्स का। अरे भाई जिसकी लेयर है उसी का प्रोटेक्शन करेगी। यदि हार्ट की लेयर की बात करेंगे तो हार्ट का प्रोटेक्शन करेगी, ब्लड वेसल्स की लेयर की बात करेंगे तो ब्लड वेसल्स का प्रोटेक्शन करेगी। क्लियर। दूसरा प्रिवेंट द इंजुरी, इंजुरी होने से बचाती है। क्या बचाती है, इंजुरी होने से बचाती है। किसको बचाती है, ब्लड वेसल्स को बचाती है। दोस्तों आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, इसको क्या कहा जाता है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। ये दोस्तों आउटर लेयर के ऊपर जितने बनने वाले MCQ थे सारे क्लियर हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड नंबर की लेयर। सेकंड नंबर की लेयर देख लेते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर की लेयर के ऊपर जितने भी बनने वाले क्वेश्चन है वो क्लियर कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ट्यूनिका मीडिया, मीडिया मीन्स मध्य, मिडिल लेयर। क्या बोला हमने इसको, मिडिल लेयर बोल दिया, मध्य वाली लेयर बोल दिया। यहां पर बनने वाला क्वेश्चन मेड बाय इलास्टिक मस्कुलर टिश्यू। दोस्तों हमारी जो एक्सटर्नल लेयर थी, ट्यूनिका एक्सटर्ना थी, ट्यूनिका एडवेंटिया थी, आउटर लेयर थी, सुपरफिशियल लेयर थी, वो किससे बनी थी, फाइब्रस टिश्यू से। किससे बनी थी, फाइब्रस टिश्यू से। टिश्यू के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो हमारी ट्यूनिका मीडिया है, मिडिल लेयर है, ये किससे बनी है दोस्तों, ये इलास्टिक मस्कुलर टिश्यू से बनी है। किससे बनी है, इलास्टिक मस्कुलर टिश्यू से बनी है। इलास्टिक मस्कुलर टिश्यू जिसका काम क्या है, इलास्टिसिटी, मस्कुलर टाइप का होना, जो हेल्प किस में करता है, ये जो इसकी इलास्टिक टाइप की इसकी कैपेबिलिटी है किस में हेल्प करती है, हेल्पिंग इन कॉन्ट्रैक्शन करने में, एंड रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन करने में किसका, ब्लड वेसल्स का। हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट होना होता है या उनको डायलेट होना होता है, दोनों में हेल्पिंग का काम कौन सी लेयर करती है, ट्यूनिका मीडिया, मिडिल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट अफेक्टेड। दोस्तों एक क्वेश्चन बोला गया है कि मोस्ट अफेक्टेड, ये अफेक्टेड लेयर किस में सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है, तो आंसर में हो जाएगा एन्यूरिज्म।
एक एन्यूरिज्म एक ऐसी डिजीज कंडीशन है जिसमें सबसे ज्यादा मोस्टली अफेक्ट होने वाली लेयर कौन सी है, हमारी मिडिल लेयर है। अब आपको पता होना चाहिए एन्यूरिज्म क्या होता है। दोस्तों जब तक आपको एन्यूरिज्म नहीं पता होगा आप इस टर्म को कैसे समझोगे। बात कर लेते हैं एन्यूरिज्म की, इधर देख लेते हैं एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या है, तो ए बलूनिंग एंड वीकेंड एरिया इन एन आर्टरी, हमारी आर्टरी के अंदर बलूनिंग हो जाना, एक बलून की तरह गुब्बारे की तरह फूल जाना या उसका बीक हो जाना, क्या कहलाता है, एन्यूरिज्म कहलाता है। और इस एन्यूरिज्म की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है दोस्तों, अयोर्टा है। कौन सी है दोस्तों, अयोर्टा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अयोर्टा, अयोर्टा पूछा जाता है। एन्यूरिज्म की मोस्ट कॉमन साइट अयोर्टा। अब देख लेते हैं कैसे होता है, देख लेते हैं कैसे होता है दोस्तों। ये हमारा अयोर्टा जा रहा था, ये अयोर्टा जा रहा था। अयोर्टा के ऊपर जैसे ही ब्लड सप्लाई का प्रेशर बढ़ा, अयोर्टा हमारा निकला। हमारी बॉडी के ऑर्गन के अंदर कहीं भी कोई रुकावट आई, अयोर्टा के ऊपर प्रेशर पड़ा तो अयोर्टा क्या हो गया, थोड़ा सा फूल गया और फूलने के बाद में वापस अपनी नॉर्मल शेप में आ गया। इस फूलने को, इस बलूनिंग को, इस गुब्बारे की तरह हवा भरने को हमने क्या बोल दिया, एन्यूरिज्म। क्या बोल दिया दोस्तों, एन्यूरिज्म बोल दिया। तो एन्यूरिज्म क्या है, एक डिजीज कंडीशन है और इसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाली लेयर कौन सी हो गई, हमारी मिडिल लेयर हो गई, ट्यूनिका मीडिया हो गई। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, लास्ट वाली लेयर, लास्ट वाली लेयर, इसका क्या नाम है, इस लेयर का नाम क्या है दोस्तों, इस लेयर का नाम क्या है दोस्तों, क्लियर कर लेते हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा, इंटरनल लेयर। क्या बोला है इसको, ट्यूनिका इंटरना, अंदर वाली लेयर। और यह हमने क्या बोल दिया इसको, इनर लेयर। तीनों ही नाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीनों नाम एक ही हैं, तीनों का मीनिंग भी एक ही है। या तो ट्यूनिका इंटीमा ऑप्शन के अंदर मिल सकता है, ट्यूनिका इंटरना ऑप्शन के अंदर मिल सकता है, या इनर लेयर भी हमें ऑप्शन के अंदर क्या मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर बनने वाले क्वेश्चन, मेड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू, तीनों का वापस से बता देता हूं। आउटर लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना जो बनी थी हमारी फाइब्रस टिश्यू से, फिर ट्यूनिका मीडिया जो बनी थी हमारी इलास्टिक टिश्यू से, इलास्टिक मस्कुलर टिश्यू से, और ये इनर वाली ट्यूनिका इंटरना ये हमारी किससे बनी हुई है, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से, एपिथेलियम टिश्यू से। देखिए प्रिवेंट द फ्रिक्शन, इसका काम क्या है, प्रिवेंट करना फ्रिक्शन को, किस किस के बीच में दोस्तों, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स की जो वॉल है, दीवार है, उनके बीच में फ्रिक्शन होने से बचाता है। मैं आपको क्लियर करा देता हूं, एक बार मैं आपको क्लियर करा देता हूं दोस्तों। देखिए किस तरीके से ये प्रिवेंट करता है। ये हमारी ब्लड वेसल्स है, क्या है दोस्तों, ब्लड वेसल्स है। ये हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, आपको मैं क्लियर कराऊंगा अच्छे से। ये हमारी ब्लड वेसल्स हो गई। ब्लड वेसल्स होने के बाद, ब्लड वेसल्स होने के बाद अब हम बात करेंगे इन तीनों लेयर की अलग अलग, तीनों लेयर की अलग अलग बात करेंगे दोस्तों। देखिए ये हमारा ब्लड है जो इस हमारी पाइप के अंदर घूम रहा है, इस पाइप के अंदर, हमारे इस पाइप के अंदर क्या कर रहा है, ये ब्लड जो है हमारा घूम रहा है। ये हमारी ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर ये ब्लड सप्लाई कर रहा है। यहां पर मैंने आपको लिखा है प्रिवेंट द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से बचाता है किस किस के बीच में, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों क्लियर कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ये हमारा ब्लड था और इस ब्लड का फ्रिक्शन पड़ रहा है इस लेयर के ऊपर, किसके ऊपर पड़ रहा है, इस लेयर के ऊपर। ये जो हमारा ब्लड है ये फ्रिक्शन दे रहा है। तो ये अंदर वाली जो लेयर थी ये कौन सी है, इंटरना है। कौन सी है, इंटरना है। और इस इंटरना ने क्या किया, इस ब्लड की वजह से इस दीवार के ऊपर जो पड़ने वाला फ्रिक्शन था उस फ्रिक्शन को क्या कर दिया, बचा दिया, प्रिवेंट कर दिया। तो ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स की बॉल के ऊपर पड़ने वाले फ्रिक्शन को, उस रगड़ को बचाने का काम कौन सी लेयर करती है, ट्यूनिका इंटरना करती है, अंदर वाली लेयर करती है, इनर लेयर करती है। ये बनने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट लाइन के अंदर दिया हुआ है, देख लेते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या टच विद ब्लड, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि ब्लड वेसल्स की वह कौन सी लेयर है जो डायरेक्ट ब्लड के साथ टच रहती है। ये मैंने आपको लेयर बताई,
ये जो अंदर वाली लेयर है इसका नाम है इंटरना। क्या नाम है दोस्तों इसका? इंटरना। और ये इंटरना लेयर जो है यही किसके साथ डायरेक्ट टच हो रही है? ब्लड के साथ टच हो रही है। तो ये सारे एमसीक्यू जो थे वो किसके ऊपर बनने वाले क्वेश्चन थे दोस्तों? हमारी ब्लड की वेसल्स के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन थे। आगे मैंने आपके लिए दिया हुआ है नोट। क्या दिया हुआ है? नोट। अब देख लेते हैं इस नोट के बारे में। इस नोट के बारे में देख लेते हैं, ये नोट आपको क्या कहना चाह रहा है? ये नोट आपको क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? देख लेते हैं। यहाँ पर बना हुआ है एमसीक्यू, यहाँ पर बना हुआ है एमसीक्यू। एक डिजीज कंडीशन है जिसका नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसका नाम है दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस। अब बात आती है इस एथेरोस्क्लेरोसिस का मीनिंग क्या होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस का मीनिंग क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? देख लेते हैं। इसका अर्थ देख लेते हैं दोस्तों। फैट एंड लिपिड, फैट और लिपिड का क्या हो जाना? डिपोजिशन हो जाना, जमा हो जाना इनटू द आर्टरी। किसके अंदर? आर्टरी के अंदर। दोस्तों ये पाइप जा रहा था, पाइप के अंदर फैट और लिपिड का जमा हो गया। जो हमारा पानी का पाइप था उसके अंदर मिट्टी जमा हो गई। तो दोस्तों मिट्टी जमा हो गई तो क्या पानी सरवाइव कर पाएगा? सेम हमारी ब्लड वेसल्स थी, ब्लड वेसल्स के अंदर फैट और लिपिड जमा हो गया तो जितना अमाउंट में हमारे बॉडी ऑर्गन के लिए ब्लड की रिक्वायरमेंट थी उतना ब्लड आगे के ऑर्गन के लिए सप्लाई नहीं हो पाएगा और वहां पर कोई ना कोई डिजीज कंडीशन कॉज हो जाएगी। तो उस फैट और लिपिड के जमा होने की कंडीशन को क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? उस फैट और लिपिड का जमा होना क्या कहलाता है दोस्तों? एथेरोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अगर ये डिजीज कंडीशन किसी को हो गई, यदि किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, फैट और लिपिड जमा हो गया तो क्या कॉज हो सकता है दोस्तों? तो ये मोस्ट कॉमन कॉज है। किसका कॉज है? सीएडी का कॉज है दोस्तों। किसका कॉज है? सीएडी का। अब बात आती है सीएडी की मीनिंग क्या होती है? तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या हो जाती है सीएडी की मीनिंग? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जो हमारी कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर एक डिजीज पैदा हो गई, उसका नाम हमने रख दिया एथेरोस्क्लेरोसिस। तो मोस्ट कॉमन कॉज किसका हो गया? सीएडी का हो गया दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लगभग इससे मिलता जुलता है, एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो लगभग एथेरोस्क्लेरोसिस से मिलती जुलती है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ये हो गया हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। क्या हो गया दोस्तों? एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। देखिए दोस्तों यहाँ आर्टरी आ रहा है और यहाँ एथेरो आ रहा है, दोनों अलग अलग हैं। इधर एथेरोस्क्लेरोसिस, इधर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। तो यहाँ पर लिखा है हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, जो हमारी आर्टरी थी उसका हार्ड हो जाना। दोस्तों पानी का पाइप जा रहा था धूप की वजह से या सर्दी की वजह से। देखिए धूप जो होती है वो मुलायम करती है, किसी भी प्लास्टिक की चीज को मुलायम करने का काम किसका होता है? धूप का। और सर्दी जो होती है उसको हार्ड करती है, टाइट करती है। तो एक तो हमारी जो ब्लड वेसल्स थी उसका टाइट हो जाना, हार्ड हो जाना, कठोर हो जाना क्या कहलाता है? आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। और यदि उस ब्लड वेसल्स के अंदर कोई रुकावट आ जाए, फैट और लिपिड जमा हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। दोनों ही टर्मिनोलॉजी से बना हुआ क्वेश्चन है। दोनों ही टर्मिनोलॉजी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों से कई बार क्वेश्चन रिपीटेड मैनर में क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट इज क्लियर? दैट इज क्लियर? ऑल स्टूडेंट को समझ में आया? नेक्स्ट अब देखते हैं आज की क्लास के लिए। आपके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छे से आपने हमारी क्लास में कंटिन्यूटी बना के रखी, कंसंट्रेशन के साथ। जिस भी स्टूडेंट ने पढ़ा उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको कंटिन्यू हार्डवर्क करना है और हमारी क्लास के साथ हमेशा जुड़े रहना है। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारी क्लास के साथ दोस्तों। और स्वागत है आपका, हम नेक्स्ट अगली क्लास में बहुत जल्दी स्वागत करेंगे और सारे पॉइंट, सारे टॉपिक हम आपके कंटिन्यू इसी तरीके से क्लियर करते जाएंगे। थैंक यू दोस्तों हमारी क्लास में आज के लिए जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।